हाँ, तो इंग्लिश ग्रामर का फिर एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जहाँ से 3 प्रश्न आने के चांस है, 2 तो कोई चेंज नहीं कर सकता और 3 आगे तो BSTC, PTET, LDC जितने भी एग्ज़ाम हो 9 नंबर का वेटेज है। बहुत बड़ा सेशन हो सकता है ये। 9 मार्क्स अगर कोई दिला दे तो बहुत आगे हो जाओगे, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सजाया है एग्ज़ाम के हिसाब से, सीधे सीधे प्रश्न कहाँ से आते हैं वो चीज़ें बस मेरे को ध्यान से सुनना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन क्या होते हैं। वेरी इजी बेसिक सी बातों से शुरू करूँगा, बहुत आसान है। देखो, आपने ऐसे सेंटेंस देखे होंगे कि राम सेड टू श्याम आई एम गोइंग आउट। राम ने श्याम से कहा कि मैं मतलब बाहर जा रहा हूँ। तो ये जो होता है इसे बोला जाता है कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर भी ये बंद होता है, इन्वर्टेड कोमा बंद, ये कोमा। ये पूरा एक रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे अपन, शॉर्ट में आरवी, और ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हो इसको आप रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हो, ठीक है। वैसे कोई ये वो एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ऐसे ही बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। RS सेंटेंस, अब जैसे ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है एग्जाम में अगर आपको बनाना है तो इनडायरेक्ट क्या बना, ID का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज गोइंग आउट। अब क्या क्या बदलाव हुआ वो देखो कि यहाँ पर सेड टू की जगह टोल्ड भरा, बीच में कोमा, इंटेड कोमा हटा के कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया। कंजक्शन मतलब है किन्हीं 2 सेंटेंस को आपस में जो जोड़ने का काम करे वो कंजक्शन होता है। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। फिर यहाँ पर आई की जगह मैंने ही का यूज किया, एम की जगह वॉज का यूज किया, बाकी सेम है। तो ये जो 1, 2, 3 और ये चौथी चीज, ये 4 जो बदलाव हुए वो कैसे हुए, क्यों हुए, इनकी जगह कोई और होता तो क्या होता, ये सारी चीजें सेशन में जाननी है और सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। इतना इजी सेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेंस के बाद में अगर कोई मोटा या बड़ा चैप्टर है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन ही है, ठीक है। कुछ रूल्स की बात करूंगा। रूल्स ये है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं अपन सभी टेंसों की। आप जानते हो प्रेजेंट सिंपल होता है डू और डज, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगती है, ये प्रेजेंट सिंपल की कहानी है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की मैं अगर बात करूं तो इज, एम, आर, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो हैज बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट के चारों फिनिश हो गए, ठीक है। बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट सिंपल की बात करूं तो डिड होती है। पास्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो वॉज वर होती है। पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो हैड होती है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो हैड बीन होती है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपने बस यही हेल्पिंग वर्ब काम आएगी, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मॉडल की तरह यूज होता है, शेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट में, वो अपन आगे पढ़ लेंगे। बस ये हेल्पिंग वर्ब तो आपको खैर याद ही है। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, जो अपन टेंस में पढ़ चुके, ठीक है। वही चार्ट है, वापस टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जहां पर मैं कहूंगा कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल ये होता है तो पास्ट सिंपल का मतलब डूडल्स को डिड में बदलना है, उसके लिए काम आएगी हेल्पिंग वर्ब का चार्ट। बस आ जाओ आगे बात यही है, बस ये है सबसे मेन बात इसकी, ये है कि हमेशा ये मैंने लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इधर डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट जो स्पीच वाला जो लाइन आएगी ऊपर, वो अगर प्रेजेंट सिंपल में हो, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल में है, तो आपको डू दिख जाएगा या डज दिख जाएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में V1 लिखा दो, V1 के साथ में एस या एस दिख जाएगा, तो आप समझ जाना प्रेजेंट सिंपल है। और अगर प्रेजेंट सिंपल है तो बदलना है पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल के लिए क्या होता है, या तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो ये बात समझ में आ गई। मैं एक बहुत गजबी ट्रिक बताऊंगा, अभी देखना, वो बाद में बताऊंगा, पहले समझो। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है, हमें पता है। इसको बदलना है पास्ट कंटिन्यूस में, जिसकी हेल्पिंग होती है वॉज वर V1 प्लस ING। प्रेजेंट परफेक्ट जिसकी हेल्पिंग होती है हैज या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मैंने लिखवा रखा टेंस में, जो जितने नंबर का टेंस है उतनी फॉर्म, 3 नंबर का टेंस तीसरी फॉर्म। फिर इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसकी हेल्पिंग होती है हैज बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होती है,
उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर बदलना है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बदलना है। ये तो प्रेजेंट का डिपार्टमेंट हो गया। मतलब मैं अगर नंबरिंग करूँ ना, मेरी बात समझना, देखो प्रेजेंट के 1 2 3 4, पास्ट के 1 2 3 4, बैठ गई ट्रिक। प्रेजेंट के 1 को पास्ट के 1 में, प्रेजेंट के 2 को पास्ट के 2 में, प्रेजेंट के 3 को पास्ट के 3 में, और प्रेजेंट के 4 को पास्ट के 4 में। वेरी वेरी इजी बदलना है। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में। बस दैट्स इट। अब उल्टा सिस्टम है। उल्टा का मतलब है, अब अगर ये भाई साहब इधर आ जाए, मैं एक काम करता हूं, इनको अलग कलर से लिखता हूं, अब फिर समझ में आएगा, मजा तब आएगा। 1 2 3 4, ये येलो वाले पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। ये कौन है? ये पास्ट है, और ये क्या है? ये प्रेजेंट। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं नीचे लिख रहा हूं 1 2 3 और 4। अगर ये हो तो जस्ट उल्टा कर दो। ये क्या होगा कि अगर इस साइड में डायरेक्ट में अगर सिंपल पास्ट आ जाए तो कैसे पता चलेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में डिड लगा हुआ होगा, या तो डिड लगा हुआ होगा, या फिर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हम पहचान लेंगे। तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। मतलब यहां पर ध्यान देना, यहां पर 1 को बदलना तो है पास्ट को, लेकिन उसी के तीसरे में। ये गजब की बात है। इसको इसी के तीसरे में बदलना है, ये आपको समझना है। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को उसी के 4 नंबर में, जो पीछे बच गया 2 नंबर को 4 नंबर में। बाकी कोई चेंज होता ही नहीं है। अगर आप कहेंगे अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट करने जाए तो नो चेंज। इसका मतलब इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा ही नहीं, ये नो चेंज है, एज इट इज रहेंगे। हेड V3 तो हेड V3 रहेगा, हेड बीन V1 प्लस आईएनजी तो हेड बीन V1 प्लस आईएनजी रहेगा, नो चेंज। समझ में आ गई क्या? आ गई। ये इतना सा मामला है, बस इतना सा मामला है। और सबसे ज्यादा मेन जड़ है वो यही है, 1 नंबर को उसी के 1 नंबर, अगले के 1 नंबर, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये एक मामला हो गया। फिर शुरुआत होती है पास्ट सिंपल की, तो पास्ट सिंपल को उसी के 3 नंबर में, उसी के 3 नंबर में, और इसके 2 नंबर को उसी के 4 नंबर में। दैट्स इट। याद हो गया ना? फिट कर लेना, यहाँ भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। अब एक बात आती है मॉडल की। आप कहेंगे सर फ्यूचर बदलाव, फ्यूचर का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई यूज नहीं है। फ्यूचर को मॉडल की तरह यूज किया जाता है। विल को वुड में चेंज करना है। अगर ये क्या है? ये डायरेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट है। यानी कि डायरेक्ट में अगर विल आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको वुड बना दो, शेल का शुड बना दो, कैन का कुड बना दो, मेक का माइट बना दो, मस्ट तो मस्ट ही रहता है। ठीक है ना? वेरी इजी। मस्ट का क्या होगा? मस्ट ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या मामला है? मतलब ये तो वो चीजें जो आपको याद करनी है। इधर डायरेक्ट के अंदर आपको दिस दिखे तो दैट में बदल देना, दिस को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे। भाई टुमारो मतलब क्या होता है? द नेक्स्ट डे, अगला दिन। ठीक है, में बदलना है। ऐसे ही आप देखेंगे तो ये भी चेंज आपके, अगर आपको डायरेक्ट के अंदर यस्टरडे दिख जाए तो यस्टरडे को बदलना है द प्रीवियस डे में, या फिर द डे बिफोर में। अगर जस्ट दिख जाए तो जस्ट को बदलना है देन में, नेक्स्ट को बदलना है द प्रीवियस में, दस को सो में, हैंस को देंस में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में। वेरी इजी है ना? ये तो रटने पड़ेंगे भाई, इसमें कोई भी वो चीज नहीं है, याद करना पड़ेगा। टुमारो को द नेक्स्ट डे में, या फिर आप इसको द फॉलोइंग डे में बदल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है, दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, टुमारो अगर डायरेक्ट में आ जाता हो तो इनडायरेक्ट में आप उसको द नेक्स्ट डे वाले पे ऑप्शन में टिक कर दो, या फिर द फॉलोइंग डे पे टिक कर सकते हो। द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। उससे भी द डे बिफोर, उससे पहले वाला, तो क्या हो जाएगा? 2 डे बिफोर, 2 दिन पहले की बात कर रहा है वो। यस्टरडे का मतलब 2 डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से भी पहले, तो यस्टरडे से भी पहले वाला दिन क्या होगा? यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, कल उससे भी पहले, तो 2 दिन पहले की बात कर रहा है, तो 2 डे बिफोर। वैसे ही द डे आफ्टर टुमारो, जो कल के बाद आएगा, तो 2 डे आफ्टर की बात कर रहा है, मतलब कि इन 2 डेज टाइम की बात कर रहा है, या फिर ऐसा मान लो कि कल परसों तरसों की बात कर रहा है वो। ठीक है ना? फिर लास्ट वीक है, लास्ट वीक को आप द प्रीवियस वीक में या फिर द वीक बिफोर में भी लिख सकते हो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि लास्ट वीक को वो किस में बदल रहा है, दोनों ही सही होते हैं। नेक्स्ट वीक आ जाए तो फॉलोइंग वीक में हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा,
अ ईयर एगो, अ वीक एगो, ऐसा कुछ भी आ जाए तो अ ईयर बिफोर, बस कुछ नहीं करना, अगो को बिफोर बदलना है और कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने थे। बाकी एक चार्ट ये होता है भाई चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जैसे कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अच्छा ये भी लगे आप लिख लेना, मैंने एक साथ आपकी हेल्प कर दी है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, ओनली फॉर यू। और बाकी ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो यही देखना है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, 4 केस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर यूज होते हैं। अगर आपको आई है तो आई को पजेसिव में वो डिपेंड करता है कि कहाँ बदलना, भी सेंटेंस जब लूंगा तब पता चलेगा। आई, माई, मी, माई सेल्फ, कभी कभी माइन भी लिखा जाता है, वो भी सही है। वी, आवर, आर्स भी लिख सकते हो और अस, आवर सेल्फ, एक ही बात है। यू, योर सेल्फ, या फिर योर्स भी आ जाता है और योर सेल्फ भी आ जाता है। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ठीक है। और शी, हर सेल्फ, इट, इट्स, इट सेल्फ, दे, देर भी हो सकता है और देर्स भी हो सकता है। दे, देर, देम सेल्व्स। ये भी चार्ट याद करना पड़ेगा। आई सब्जेक्टिव केस है, मेन यूज ज़्यादा होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इनका ज़्यादा यूज होता है कि आई, अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, शीकार होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। ये 2 ज़्यादा यूज होते हैं, बाकी ये तो कभी कभी यूज होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत अगर अपन करें तो सन से होती है, SON, गजब की ट्रिक है। काउंटिंग करके एस का मतलब फुल फॉर्म लिख देते हैं, चलो। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एन का मतलब होता है नो चेंज, एन का मतलब क्या होता है, नो चेंज, ठीक है ना। ये तो चीज़ें आपको खैर पता चल जानी चाहिए। अब काउंटिंग कर लो 1, 2 और 3। ये 1, 2, 3 क्या है, इस 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 1 का क्या मतलब है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो कि होता है आई और वी। सेकंड का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, जो कि होता है ओनली फॉर यू, ठीक है। 3 का क्या मतलब होता है, थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन, जो कि होता है ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नाम। ये बड़ी गजब की बात है। अच्छा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज का क्या मतलब हुआ, तो वेरी इजी। फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो कि आई और वी होता है, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन जो कि ओनली फॉर यू होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, बता दूंगा अभी एग्जाम्पल में। थर्ड पर्सन जो है, जो कि ही, शी, इट या दे होता है, वो कभी बदलता नहीं है। एन का मतलब वो नो चेंज होता है। ही का ही रहेगा, शी का शी रहेगा, इट का इट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब कुछ मैं बातें बताऊंगा आपको। सन आपको समझ में आ गया, सन के भी सेंटेंस ले लेंगे कि भाई सन होता क्या है। लेकिन अब बात ये कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या क्या। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर अपन 5 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। एक, असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। असर्टिव सेंटेंस में कुछ अपवाद भी हैं, 2-4 एक्सेप्शन है जहां पर टेंस नहीं बदलता, बाकी सब सेम है। बहुत इजी फॉर्मेट अभी पढ़ लेंगे, बहुत गजब का सेशन होने वाला है। इतने से तो पढ़ लेना, नंबर 9 है, 9। और राजस्थान जीके में आंखें बाहर निकल के आ जाती हैं तब भी 9 नंबर नहीं आते। कम से कम 5 बड़े मेजर टॉपिक तैयार करो तब 9 नंबर आते हैं। एक छोटी सी मेहनत के अंदर 9 नंबर आ जाएंगे। यही तो स्मार्ट स्टडी होती है, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी तो है कि ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है ना भाई। राजस्थान जीके का इनका कोई फिक्स नहीं, लेकिन ये तो फिक्स है, रूल फिक्स है, आएगा तो आएगा। सबसे पहली हेडिंग लगाओ असर्टिव सेंटेंसेस। 5 प्रकार के पढ़ेंगे ना अपन, उसमें लिखो असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में आपका क्या क्या करना है, वेरी इजी है। रिपोर्टेड जो वर्ब बोल दो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब बोल दो, उसमें वेरी इजी कौन सी होती है, जो इन्वर्टेड कोमा के पहले होती है। जो इन्वर्टेड कोमा लगाया था ना, डबल इन्वर्टेड कोमा, उससे पहले, जैसे कि राम सेड टू श्याम, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो उसके अंदर आपको अगर से टू दिखे, से टू, तो आपको उसको टेल में चेंज करना है। उसमें अगर आपको सेज टू दिखे तो आपको टेल्स में चेंज करना है, क्योंकि यहां पर अगर एस है
तो यहां पर भी एस लगेगा। और सेड टू यहां पर डी है तो टोल्ड में भी डी, मतलब पास्ट बन गया वो, से का सेड, तो सेड को टोल्ड में बदलना है। लेकिन कब? जब सब के आगे टू भी हो, जब सब के आगे टू भी हो। लेकिन जब सब के आगे टू नहीं हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर से अकेला हो, सेज अकेला हो, सेड अकेला हो, मतलब इनके आगे टू नहीं हो, तो ये नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना, वो नो चेंज रहेंगे, है ना। नो चेंज का मतलब है से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा और सेड का सेड ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। जबरदस्त चीज है ये, मतलब ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन समझ में आ गया क्या? सेज टू को टेल्स में बदलना है, से टू को टेल में बदलना है, सेड टू को टोल्ड में बदलना है। लेकिन अगर आगे तीनों के आगे टू नहीं हो तो कुछ नहीं बदलना, जो है वही उतारना है। कंजक्शन डेट लगाना है, जो मैंने सबसे पहले एक सेंटेंस लिया था, सबसे पहले उसमें मैंने कहा था ना बीच में कंजक्शन, तो बिल्कुल कंजक्शन डेट लगाना है। इसीलिए तो कहता हूं कि एक सेकंड भी मेरी बात को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं फालतू बातें तो वैसे नहीं करता भाई, वीडियो में फालतू बात कभी भी नहीं करता। मैं सिर्फ जो पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। बाकी मैं चाहूं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को 5 घंटे क्लास बढ़ा सकता हूं बातें कर करके। ये हो जाएगा यार, ये देखो इंग्लिश ऐसी होती है यार, ये हो जाएगा यार, मैं इंग्लिश में ऐसा था, वो क्या है ये क्या हो रहा है भाई। इसलिए मैं जो भी बोलूँगा उसको ढंग से सुनते चलो, एक एक सेकंड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे बढ़ गए, स्किप कर दिया तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 बड़े मेजर एग्जाम्पल लिए, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। जैसे कि ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये डायरेक्ट है और ये इसका इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये तो खैर बताने की क्या जरूरत है, ये डायरेक्ट है, ये इसका इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है और ये इसका इनडायरेक्ट है। अब देखो हुआ कि ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये डायरेक्ट है तो इसका क्या बना। अब पहली बात तो ये कि सेड के आगे टू है क्या? नहीं, तो सेड का सेड ही रहेगा। तो पहली भिड़ते ही पहचान तो आपने ये कर ली कि असर्टिव सेंटेंस था और ही सेड। असर्टिव का मतलब क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। अभी मैं 5 प्रकार पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ऑटोमेटिक पहचान हो जाएगी कि असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा है। पहले सुनते जाओ, क्या करो, सुनते जाओ। तो सेड का सेड रहेगा क्योंकि सेड का आगे टू नहीं था, टू होता तो टोल्ड में बदल देते। फिर इन्वर्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के कंजक्शन डेट लगा दिया, बिल्कुल। अब बात आई यहां पर ही क्यों भरा, अब समझना। मैंने आपको पढ़ाया था सन, अभी बताया था सन का मतलब है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा के बाद में जो भी होता है ये सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट। और आई कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? आई और वी फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सब्जेक्ट कौन है? ही। सब्जेक्ट ही है। ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो आई बदलेगा ही की अकॉर्डिंग, मतलब वहां पर जो भी है वो एज इट इज वही रखना है। तो ध्यान रखें यहां पर ही आ जाएगा, आई की जगह ही आ गया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमेशा ये होता है। तो आई, ही सेड दैट ही आ गया, आई बदल गया। फिर बात आई एम की, इज एम आर मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है 2 नंबर वाला, उस अगले के 2 नंबर में पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलेगा, मतलब इज एम आर को बदलना है वॉज वर में, ठीक है ना। इज एम आर को किस में बदलना है? वॉज वर में। अभी एम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वॉज वर में से किसी एक को चुनना है। लेकिन हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट अब ही बन गया, तो ही तो सिंगुलर होता है, तो ही के साथ में तो वॉज ही आएगा, वर नहीं आ सकता, क्योंकि वर तो प्लूरल के साथ में आता है। वेरी गुड, तो ही वॉज। बाकी प्लेइंग क्रिकेट का प्लेइंग क्रिकेट बताओ कितना आसान है। 2 बदलाव हुए, डेट लगा, ही लगा, वॉज लगा, 3 बदलाव हुए। आगे वाला क्या है? मोहन सेड ममता डज नॉट लाइक ऑयली थिंग्स। तो मोहन सेड, अब यहां पर भी टोल्ड नहीं आया, मैंने एग्जाम्पल चलो ऐसा लिया नहीं है। आगे अगर टू होता तो टोल्ड बदल जाता। तो मोहन सेड कंजक्शन डेट लग गया, यस। ममता का, अच्छा ममता क्यों? आपके मन में प्रश्न उठ गया होगा कि जब आई का आपने सी कर दिया था, फिर ममता का ममता ही क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ही, शी,
इट, दे या किसी का नाम, थर्ड पर्सन, नाम जो होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ममता ममता ही रहेगी, किसी का नाम है बदलेगा नहीं, नो चेंज। तभी तो बताया था सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलेगा। ममता का ममता, लेकिन ये तो बदलेगा, वो डज नॉट है। डज नॉट का मतलब वो डज किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट सिंपल बदलेगा पास्ट सिंपल में, मतलब डज बदलेगा डिड में, बिल्कुल सही है। तो ममता डिड नॉट। अच्छा, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है डिड, तो सोचना ही नहीं पड़ा, यहाँ तो सोचना पड़ा था कि वोज भरूं वर भरूं, है ना, लेकिन वो तो डिड है। और एक होता है हेड, हेड और डिड तो जिंदाबाद है, एक ही होते हैं, सब में चेप दो। तो ममता डिड नॉट, बाकी सेम टू सेम है, लाइक ऑयली थिंग्स, नो चेंज। तो यहां पर भी एक बदलाव, दो बदलाव हुए, ममता ममता ही रही। अगला, रवि सेड अनिता वेंट देयर। तो रवि सेड दैट, कंजक्शन दैट लग गया, अनिता भी किसी का नाम है, नो चेंज। लेकिन ये देखो वेंट, वेंट का मतलब क्या हुआ, देखो वर्ब की तीन फॉर्म होती है, गो, वेंट, गोन। दुनिया का एक इकलौता टेंस है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। इसका मतलब पहचान गए बेटा, क्या, कि ये वेंट का मतलब ये पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, बताया था ना भी आपको मैंने, पास्ट सिंपल को उसी के 3 नंबर में, है ना, उसी के 3 नंबर में, बिल्कुल, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। तो गो, वेंट, गोन, ध्यान रखना, अब वो एक्चुअल में वेंट, गो की तो संतान है, तो अनीता का अनीता, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में जब तक नॉट या इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं हो, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती हो, जब तक, क्या कहा मैंने, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, डिड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है, वरना नहीं होता, इसलिए अनीता वेंट दे रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, अनीता हेड, क्योंकि इसमें तो होगा, पास्ट परफेक्ट में तो होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वर्ब रहेगी वही ना, वेंट क्या है, वेंट क्या है, गो ही तो है, गो की संतान है, तो गो, वेंट, गोन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाकी देर का देर, हाँ अगर यहाँ पर हियर होता तो हियर का देर कर देते, लेकिन ऑलरेडी देर है तो देर का हियर नहीं करना है, देर का देर ही रखना है, वेरी इजी। ऐसे देखो, इसके मैंने आगे एक बात कही थी कि जो आपके इसके में कुछ अपन अपवाद ही पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस में, ये साधारण वाक्य होते हैं, मतलब ये जो मैंने आपको कहा था असर्टिव सेंटेंस की बात कही थी यहाँ पर, कि इसके साथ में कुछ अपवाद ही पढ़ेंगे। अपवाद का मतलब है वो चेंज नहीं होते, वो रूल है ना, वहाँ पर ये रूल चेंज, जैसे अगर कोई सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर सेंटेंस हैबिट का हो, अगर सेंटेंस हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्यों का हो, फ्रेज या कहावतों का हो, मुहावरे कहावतों का हो, तो उस टाइम पर इन कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। मतलब यहां पर प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल या पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, बदलेगा ही नहीं, ये ध्यान रखना, सिर्फ 4 कंडीशन में, बाकी तो रूल काम करेंगे, ये एक्सेप्शन है, ये कुछ अपवाद होते हैं इंग्लिश ग्रामर में भी और कुछ हिंदी ग्रामर में भी। जैसे देखो, सवाई सेड, सवाई नाम का एक व्यक्ति है, उसने कहा कि जयपुर वॉज फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह, ठीक है ना। इसके जगह मैं एक काम करता हूँ, सवाई उतना बैठा नहीं यहाँ पर, मैं कह देता हूँ राम सेड, ठीक है ना, या रवि सेड, कुछ ही मान लो, रवि सेड, वेरी इजी हो जाएगा। रवि ने क्या कहा, रवि सेड जयपुर वॉज फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह, ठीक है, ये कहा, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है कि जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की, ये पुरानी बात, इतिहास की बातें हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। रवि सेड, देट तो लगेगा, कंजक्शन देट तो लगेगा, वो तो सब में लगता है, बाकी कुछ नहीं बदलना, एज इट इज चेप दो, जयपुर वॉज फाउंडेड बाय सवाई जय सिंह, मतलब वॉज का वॉज ही रहा, टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। कब, जब हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कहावतें हो। जैसे मैंने एक चीज और ली है, ये देखो, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, टीचर ने कहा कि जो सूर्य है वो हमेशा ईस्ट में उदय होता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य है, तो नो चेंज, सिर्फ देट चेपो, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा असर्टिव सेंटेंस में जब हटते हैं तो देट कंजक्शन लगता है। तो टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल डिटो, सेम टू सेम। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर राइजेज तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को बदल देते पास्ट सिंपल में, लेकिन नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो बदलेगा नहीं। अगला,
द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये इनकी हैबिट है ना भाई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उनकी हैबिट है, आदत है। तो टीचर सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सिर्फ दैट लगाना है, नो चेंज। कितना आसान है, प्रश्न बहुत बार रिपीट है ये, ठीक है। द टीचर सेड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, है ना, मतलब कि भाग्य भी हमेशा बहादुरों का साथ देता है। एक इडियम्स फ्रेज मान लो, तो कुछ नहीं, सिर्फ दैट लगाओ, एज इट इज छापो, नो चेंज, क्योंकि ये फ्रेज या फिर इडियम है, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें हैं, उनमें भी टेंस बदलता नहीं है। तो ये थे असर्टिव सेंटेंस। फिर सुन लो, असर्टिव सेंटेंस के अंदर कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, और बाकी टेंस मैंने बता दिया, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, बाकी हम जानते हैं। बस ये 4 एक्सेप्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट और हैबिट्स, और इसके अलावा क्या बच गया, अरे क्या बचा, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ ये हो गया ना, हाँ ये बच गया एक हिस्टोरिकल, हो गया ना, कहावतें, फ्रेज, बस इन 4 में टेंस नहीं बदलेगा, बाकी वेरी इजी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हेडिंग लगाओ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वैसे ही पहचान में आ जाएगा। अफेर जो अभी पढ़ा था अपने असर्टिव सेंटेंसेस, वो तो साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल, इनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क, आप वेरी इजी समझ जाओगे। तो जब भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो आप समझ जाना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो फिर इसके लिए क्या क्या करना है, वेरी इजी। उसमें हमने क्या किया था कि सेज को आगे टू नहीं है तो एज इट इज रखा था, से को, सेज को, सेड को, लेकिन टू है तो फिर टोल्ड मेर, सेड मेर बदला था। इसमें क्या करना होता है, इसमें चाहे सेड के आगे टू हो चाहे ना हो, सेड के आगे टू हो चाहे ना हो, बदलना आस्क्ड में ही है। कभी कभी इंक्वायर्ड में बदल सकते, इंक्वायरी का मतलब इंक्वायरी करना, लेकिन लगभग 99% तो ऑप्शन में आस्क्ड ही आता है, 1% कभी कभी इंक्वायर्ड आ जाता है। तो चिंता मत करना, दोनों ही सही है, गलत तो कुछ है ही नहीं ना। तो ध्यान रखें, सेड टू या सेड को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदलना है, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगाना है जब इनडायरेक्ट बनाओ। डायरेक्ट में आपके ये दिखेगा और इनडायरेक्ट में आपको इसका फुल स्टॉप लगा देना है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद करना है, बहुत गजब की बात है, सब्जेक्ट के बाद करना है, भूल मत जाना। कंजक्शन इफ या फिर वेदर लगाना है, जो मैंने आज सुबह वाले लाइव टेस्ट में बताया था आपको। WH फैमिली का अगर आ जाए, WH फैमिली का मतलब है व्हाट, हाउ, वाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, जिसमें W और H दोनों मिल जाए, उनमें कंजक्शन का यूज नहीं होगा। बड़ी गजब की बात है। बाकी इनमें तो इफ लगाना है। देखो अब अफर्मेटिव जो असर्टिव सेंटेंस था, साधारण वाक्य था, पहले जो पढ़ा था, उसमें कंजक्शन दैट लगाना था, इसमें कंजक्शन इफ लगाना है। लेकिन इसमें भी एक और ट्विस्ट है, अगर WH फैमिली का कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो फिर कंजक्शन लगेगा ही नहीं, वही WH फैमिली खुद ही रहेगी। WH फैमिली सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब, ठीक है ना। अब ले लूंगा एग्जाम्पल, ये तो घोट के, मसड़ के, दबा के, भिगो के, बांट के, पीस के पीना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात है। आगे देखो, कुछ सेंटेंस लिए ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी सारी बातें। क्या है, ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, पहली बात तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, समझ गए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर बात आई आर की, कौन सा टेंस है, आर का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, किस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब किस में बदलेगा, वॉज वर्ब में। वेरी गुड, वो आगे की बात है, पहले शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था चाहे सेड के बाद में टू हो चाहे ना हो, आस्क्ड आएगा, ठीक है। ही का ही, सेड टू का आस्क और मी का मी, ही आस्क्ड मी। फिर कंजक्शन जो उसमें दैट लगा करता था, इसमें इफ लगेगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर इसके बाद में समझो, आर यू ए स्टूडेंट, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है। यही तो रूल लिखवाया था मैंने अभी कि इनडायरेक्ट बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के बाद में करना है, किसमें, इनडायरेक्ट में, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आपको वो वहां पर पहले लगा के देगा, आपको बाद में करना है। तो आई पहले सब्जेक्ट भरो, सब्जेक्ट पहले अपने आई क्यों भरा, इधर आओ जल्दी। हेल्पिंग वर्ब आर है, आर बाद में आएगी सब्जेक्ट के, लेकिन सबसे पहले मैंने आई क्यों भरा, क्योंकि हमने देखा सब्जेक्ट यू है। भाई डायरेक्ट में सब्जेक्ट कौन है, यू है,
और यू तो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है? मी, आई, माई, मी। पूरी बात समझना, आई, माई और मी, ये ऑब्जेक्ट है फिलहाल। अब हम यहां पर इस ऑब्जेक्ट भाई साहब को सब्जेक्ट की जगह बिठा रहे हैं कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं, आप प्रधानमंत्री हो, तो थोड़ी फीलिंग भी आनी चाहिए ना। तो हम ये ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस में बदल के लिखेंगे, मी नहीं लिखना, क्योंकि हम जब बिठाई सब्जेक्ट की जगह रहे तो सब्जेक्ट बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे सीएम। वो जब पीएम बन गए तो पीएम बोलो, उसको सीएम क्यों बोलेंगे? तो इधर आओ, यहां यू की वजह से इसके पास गए, क्योंकि यू का वो तो सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, तो यू होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का लेकिन आई लिखना है, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस भरना है यहां तो ऑब्जेक्टिव केस होता है आई। फिर आर, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा था ना अपन कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो आई वॉज, बाकी ए स्टूडेंट का स्टूडेंट। वेरी वेरी इजी। अगला, ही सेड वर यू एब्सेंट देयर, तो ही आस्क्ड इफ लगा दिया। अब वापस देखो, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ही से सेकंड पर्सन यू है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, लेकिन फिर जब ऑब्जेक्ट ऐसा ही सेड आगे ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप ही का ही भर सकते हो कभी कभी, ठीक है। वरना और भी कुछ होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन, दे भर सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। फिर बात आती है वर की। वर का मतलब क्या है? वॉज या वर, कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जाएगा उसी के 4 नंबर में, हैड बीन, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। ही हैड बीन एब्सेंट देयर, देयर का तो देयर रहेगा। और देखो क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा दिया है, ये भी ध्यान रखना। स्नेहा सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, तो स्नेहा आस्क्ड मी इफ, यहां भरा मैंने आई, क्योंकि यू है, यू जाएगा मी के पास में, है ना, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का आई हो जाएगा। आई प्लेड, प्लेड क्यों भाई? क्योंकि डू है, डू का मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है। किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग आती नहीं है। आई प्लेड क्रिकेट, फुल स्टॉप। आई सेड टू माई वाइफ, ये WS फैमिली है, ये WS फैमिली है भाई, ध्यान रखना, ये WS फैमिली का एग्जांपल ले लिया अपन ने, WS फैमिली का व्हाट वाला। क्या? आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो आई आस्क्ड टू, सेड टू का आस्क्ड टू, माई वाइफ। अब मैंने क्या कहा था? WH फैमिली में कंजक्शन नहीं आएगा, तो कंजक्शन नहीं लगाना है, ध्यान रखें। WH फैमिली में कंजक्शन नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर इफ या वेदर या देट कुछ नहीं लगाया, सिर्फ WH का WH रखना है। जो भी WH वर्ड दे रखा है वही रखना है, वर्ड का वर्ड, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या रूल है? WH फैमिली रूल क्या है? WH वर्ड सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर WH वर्ड, फिर देखो सब्जेक्ट शी। आप कहेंगे शी क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इसमें यू है, यू जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है माई वाइफ। माई वाइफ का मतलब कोई लड़की है, मतलब शी, ये भी कॉमन सेंस से अप्लाई करना है, तो शी भरना है। आर इजेमार को बदलना है वॉज वर में, यानी कि वॉज। बाकी डूइंग का डूइंग, और टुडे को किस में बदलना है? दैट डे में। लिखा दिया था ना चार्ट, वो शुरुआती 3-4 चार्ट सारे याद करने। अब बताओ कितनी आसान है यार, कुछ बातें तो याद करनी पड़ेगी, है ना, और तो कोई मुश्किल नहीं है। इसमें एक चीज और होती है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव तो अपने पढ़ लिए भी, इंट्रोगेटिव तो पढ़ रहे थे, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन जैसे एक तो होता है ना कि क्या तुम स्कूल जाओगे, एक तो ऐसे पूछता है कोई, एक पूछता है क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, मतलब वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, पूछने में भी फर्क पड़ता है। तो वही है ये, ही सेड टू मी डिड यू नॉट राइट मी लेटर, क्या तुम मुझे लेटर नहीं लिखोगे। तो इसमें क्या होगा? ये तो चेंज सेम वही रहेगा, ही आस्क्ड मी, इफ का इफ लगेगा। अब यू सेकंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो कि आपको पता ही हो जाएगा। अब डिड है, डिड और फिर है नॉट, डिड के बाद में नॉट भी तो है, तो डिड नॉट को बदलना है हैड नॉट में। क्यों? क्योंकि डिड का मतलब है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट होता है हैड नॉट। और वर्ब की यहाँ पर राइट है, क्योंकि डिड के बाद, डिड जब लग जाता है तो उसके बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हेड के बाद में तो फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट, रॉट, रिटन, ठीक है ना, ध्यान रखना। हेड प्लस V3, बाकी
हर, यहाँ देखो मी क्यों आया, मी आया था इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमारे क्या है अपन हाई, यहाँ आएगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी है ना, तो शी का मतलब किसको लेटर लिख रहे हो, लड़की को तो लिख रहे हो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो हर ऑब्जेक्टिव कैसा था हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे आई का मी था वैसे शी का हर हो जाएगा, ए लेटर का ए लेटर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ध्यान रखें किसको लेटर लिख रहे हो, शी को, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, कॉमन सेंस है, ऑप्शन से टिक हो जाएगा। वैसे द प्रिंस सेड टू प्रिंसेस, राजा रानी से कहता है कि वाई डिड यू नॉट कम एट होम, तो आस्क मी सेम हो जाएगा, आस्क मी, आस्क द प्रिंसेस। अब सुनो, ये WH फैमिली वाला है तो कंजक्शन नहीं आया, वाई का वाई आ गया, ठीक है ना। अरे हर तरह के सेंटेंस मर्ज कर दिए मैंने इसमें, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट यू है तो यू तो प्रिंसेस के अकॉर्डिंग बदलेगा, द प्रिंसेस लड़की है, शी आएगा, शी डिड को बदलना है हेड में, हैड नॉट कम एट, कम केम कम, ध्यान रखना ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है लेकिन तीनों सेम होती है ना, सॉरी वी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, कम केम कम, इसलिए वो रह गया, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप। नेक्स्ट, ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं ना, वो इसमें क्या मामला होता है भाई, इतने दिन अपन ने क्या पढ़ा कि अगर से को टेल में, से को से में रखेंगे लेकिन से टू हो तो टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड, ओनली से ओनली सेज और तो नो चेंज। फिर अपन आए अगले इंट्रोगेटिव में, सेड को आस्क्ड में कंजक्शन इफ लगाया जबकि उसमें दैट लगाया था। अब इसमें क्या है, इसमें सेड टू को बदलना है या तो ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में या एडवाइज्ड में या सजेस्टेड में, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में सेंटेंस में पूछ क्या रहा है, किसी को एडवाइज करवा रहा है, सजेशन दिलवा रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है या फिर किसी रिक्वेस्ट की जा रही है, तब सेड टू को इन चारों बदलना है। कंजक्शन टू लगाना है इसमें, ना तो इफ लगाना, ना वेदर लगाना, ना दैट लगाना, कंजक्शन टू लगाना है। और प्लीज काइंडली सर मैडम ऐसे वर्ड आपको दिखेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में हटा देना, मतलब डायरेक्ट में दिखेंगे लेकिन इनडायरेक्ट में इनको हटा देना, इनडायरेक्ट में हटा देना, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे ना तब इनको हटाना है, ये अपन को डायरेक्ट में दिखेंगे सर मैडम प्लीज। अगर प्लीज दिखेगा तो अपन रिक्वेस्ट वाला लिखेंगे कि रिक्वेस्ट की जा रही है प्लीज या काइंडली में, सर में मैडम में इन सब में अपन रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन कभी कभी सर या मैडम अगर बोल रहे हैं तो अपन को ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं, ये भी दो तरह का है, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव था ना, वैसे इंपरेटिव भी नेगेटिव होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नॉट टू का यूज करना है भाई, नॉट टू का, न कि टू नॉट का। यह बड़ी गजब की बात है और इससे इतने एग्जाम में प्रश्न आए हैं, वो क्या करता है नॉट टू भर देता है ना, जबकि टू नॉट, यहां कंफ्यूजन हो जाता है कि टू आएगा नोट बाद में क्या आएगा, तो ध्यान रखें जो बड़ा है वही पहले आएगा भाई। नोट एन और टी, नोट में 3 अक्षर होते हैं, टू में 2 ही तो होते हैं, ठीक है, तो नोट टू आएगा, वेरी इजी है। और कंजक्शन टू लगाना है, इसमें कंजक्शन टू लगाना है, ना तो इफ लगाना, ना वेदर लगाना, दैट लगाना, टू लगाना है, टू नई चीज है ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ही रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन टू लगा दिया, बाकी हेल्प हिम क्यों, क्योंकि वो ही की अकॉर्डिंग किसने करें तो ही का हिम, शी होता तो हर हो जाता, ठीक है, वेरी इजी। डॉक्टर शर्मा सेड टू माई वाइफ टेक मेडिसिन इन टाइम, अब डॉक्टर है किसी पेशेंट को कह रहे हैं, एडवाइस करेंगे डॉक्टर साहब तो द डॉक्टर शर्मा एडवाइज्ड। मैंने कहा था ना, कभी हम रिक्वेस्ट करेंगे, कभी एडवाइस करेंगे, कभी ऑर्डर करेंगे, कभी आस्क लिखेंगे, तो एडवाइज माई वाइफ टू कंजक्शन लगाना है, बाकी सेम टू सेम, टेक मेडिसिन इन टाइम, लेकिन टी छोटा लिख देना बस, ठीक है ना, टी स्मॉल लेटर में आएगा, इसे मैंने व्हाइट कलर ऊपर फेरा है, ध्यान रख लेना, कैपिटल लिखा स्मॉल टी, ये भी ऑप्शन में कभी कभी डीप आता है, हालांकि ये स्कूल व्याख्या तक एग्जाम आते हैं, लेकिन क्या पता अपने भी आ जाए। द प्रिंसिपल सेड टू द पोएम गो अवे एट वंस, ये प्रिंसिपल गो एट, निकल जाओ एक बार, तो ऑर्डर कर रहे हैं प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन सॉरी नौकर को कह रहे हैं, कंजक्शन टू गो अवे एट वंस। फिर है द फोर्थ स्टूडेंट सेड इज इट द पार्लियामेंट सर, चौथा मतलब फोर्थ स्टूडेंट का मतलब कोई फोर्थ स्टूडेंट का मतलब कोई चौथा बच्चा या पांचवा बच्चा, छठा बच्चा जो लाइन में खड़ा है या फिर बस में जहां खड़े हैं, पूछ रहे हैं सर इज इट द पार्लियामेंट, मतलब कि ये संसद है। तो द फोर्थ स्टूडेंट आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, ऐसा डिफरेंट भी आता है कभी कभी, टीचर से बहुत पोलाइटली पूछ रहा है, रेस्पेक्टफुली इफ, इसमें कंजक्शन इफ आ जाता है, इट वॉज द पार्लियामेंट, ये थोड़ा सा अलग है, इसको अपन इंटरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं और इसको अपन इस
इम्पेरेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल ले लिया मैंने। नेगेटिव में देख लेते हैं कि जो मैंने कहा था नेगेटिव इम्पेरेटिव, जैसे कि ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, नो नो, खिड़की मत खोलिए या दरवाजा मत खोलिए। तो ही आस्क्ड मी, अब यही बात है, बस इतना सा इस पर टिका हुआ है पूरा सेंटेंस। कभी टू नॉट बढ़ता है लेकिन टू नॉट नहीं, नॉट टू, बाकी ओपन द डोर। वैसे ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, नॉट टू डिस्टर्ब मी, नॉट पहले टू आ जाएगा इसमें कंजक्शन। और इसमें भी डू नॉट मेक ए नॉइज, तो नॉट टू मेक ए नॉइज शुरू में आ जाता है। डोंट गो आउट, नॉट टू गो आउट। मतलब ये नॉट टू पर फोकस रखना, भूल मत जाना, न जाने कितनी बार सेंटेंस यहां से आए हैं। अगला है एक फॉरवर्ड का यूज बड़ा गजब का है। फॉरवर्ड का मतलब ही नेगेटिव सेंस के लिए होता है। तो मतलब ऐसा मान लो कि फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है। तो जब फॉरवर्ड में कह रहा हूं कि फॉरवर्ड और फिर नोट भी लगाऊं साथ में, तो मूर्ख हुआ ना, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही नेगेटिव है। तो फॉरवर्ड के साथ में कभी नोट मत लगाना, क्योंकि फॉरवर्ड खुद नेगेटिव सेंस देता है। आओ इधर, फॉरवर्ड के बाद में कभी नॉट टू का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि फॉरवर्ड खुद नेगेटिव सेंस में ही यूज होता है। सेंटेंस ही सेड टू मी डोंट गो आउट, ही फॉरवर्ड अगर आपने यहां लगा दिया, ही फॉरवर्ड मी, तो अब आगे लिखना है टू गो आउट। टू कंजक्शन लगता है इसके अंदर और गो आउट, मतलब यहां पर फॉरवर्ड लिख दिया तो आप नॉट टू मत लगाना, नॉट टू मत लगाना, ठीक है ना, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है। फिर द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, बच्चों से कह रहे हैं बच्चों की क्लास शोर मत करो, टीचर कह रहे हैं। तो द टीचर फॉरवर्ड, टीचर मना कर रहे हैं किससे, चिल्ड्रन को, टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब यहां पर देखो, यहां पर डोंट था लेकिन बिल्कुल नोट नहीं लगाया अपन ने, नहीं लगाया क्योंकि नोट इसमें आ चुका। ऐसा वरना क्या लिखते, नोट टू, लेकिन नहीं, नोट टू नहीं आएंगे। जब फॉरवर्ड आ चुका उस सेंटेंस में नोट टू नहीं आएगा, छपेगा, छप चुका, छपता रहेगा, ध्यान रखना। अगला क्या है, अगला ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक, जो अपन भगवान से करते हैं। आपको दिखेगा स्टेटमेंट ऐसा, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये आपको स्ट्रक्चर है, जो आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी, ये स्ट्रक्चर है इसका। आपको मैं नजर आएगा, सबसे पहले मैं लिखा हुआ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ये ऐसा साइन, ये ऐसा साइन जो एक्सक्लेमेटरी ये साइन होता है। तो सब्जेक्ट पहले लिखना है, मे को माइट में बदलना है, मैन वर्ब का मैन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको फुल स्टॉप में बदलना है बस। सैड को विश्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में, ब्लेस्ड में बदलना। देखो क्या होता है कि अगर भगवान से विश कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं तब विश कर देंगे, प्रे कर देंगे। कर्स्ड का मतलब श्राप देना होता है, और ब्लेस का मतलब कहते हैं ना आपको गॉड ब्लेस्ड यू, मतलब क्या क्या कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है, कंजक्शन दैट आएगा इसमें। तो ऑप्टेटिव में वापस, असरेटिव में भी दैट कंजक्शन था और ऑप्टेटिव में भी दैट कंजक्शन है, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या चीजें होगी देखो, ये कुछ सेंटेंस लिए मैंने, ठीक है, इसको तो हटा देते हैं, ये तो अपने हेडिंग रख ली पहले ही। अब अपन थोड़ा ये चीजें समझते हैं कि ये जो सेंटेंस है अपने, इनको समझो, ये कुछ एग्जाम्पल है मतलब अपने, जो इसी के अपने काम आएंगे, ठीक है, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो ही प्रेड दैट, क्योंकि यहां पर अपन क्या कह रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान से प्रे कर रहे हैं। ही प्रेड कंजक्शन दैट है, बाकी गॉड ब्लेस यू है ना, तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर मे का माइट आएगा, ब्लेस अब मी आएगा, क्योंकि वो किसके लिए कर रहे हैं प्रे, मेरे लिए, मी, ठीक है ना, तो मी भरना है। द सेड टू हिम मे गॉड मे यू डाई, तो ये श्राप दे रहा है कि मर तू कहीं जाके, तो कर्स्ड आएगा, कर्स्ड, ये श्राप देना होता है। कर्ज का मतलब क्या होता है, श्राप देना होता है। तो कर्स्ड हिम, दैट कंजक्शन, यू सेकंड पर्सन है इसलिए हिम के अकॉर्डिंग बदल जाएगा ही, मे का माइट, डाई का डाई, ये अब एक्सक्लेमेटरी साइन हटा के फुल स्टॉप लगाना है। मनीषा सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, तो मनीषा विश्ड मी, विश करी आपको, मतलब आपको सफलता मिले। दैट कंजक्शन, यू के अकॉर्डिंग ये आई की, मी की वजह से आई बदल गया, मे का माइट हो गया, गेट सक्सेस, और इसका हो गया फुल स्टॉप, वेरी इजी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सोरो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ एंगर, एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम अपोलोजाइज और रिग्रेट, सुन रखा आपने, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इतने सही है, ये 3 से काम हो जाएगा। एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सोरो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। ये जब हर्ष, खुशी या उल्लास की बात हो तब अपन को एक्सक्लेम विथ जॉय का यूज करना है। जब हमें दुख या शोक की कोई खबर हो तो एक्सक्लेम विथ सोरो का प्रयोग करना है।
और एक्सलेम में सरप्राइज कोई आश्चर्यजनक बात हो तब ये करना है, बाकी सामने, लेकिन यूज तीन ही होंगे। कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है और इसको हटा के फुल स्टॉप लगाना है। ये तो खैर इजी सी बातें हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगी बातें। पहला एग्जाम्पल, हिमानी सेड अलास आई एम र्यून्ड। तो यहां पर देखो हिमानी एक्सक्लेम विथ सोरो, क्योंकि दुख के साथ करीब बहुत दुखी हूं, र्यून्ड हूं, दुखी हूं, तो एक्सक्लेम विथ सोरो, कंजक्शन दैट लगाना है। और शी क्यों आया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिमानी लड़की है तो शी आएगा, शी। बाकी इज एम आर की वही चेंज करना है, वॉजवर में र्यून्ड का र्यून्ड, वेरी इजी। डिम्पल सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो यहां पर डिम्पल जो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, वो एकदम सरप्राइज है, शॉक्ड है। तो डिम्पल एक्सक्लेम विद जॉय या फिर डिम्पल एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी सही है, जॉय भी सही है। कंजक्शन दैट लगाना है। इट वॉज, अब यहां पर क्या होता है कि कभी कभी डब्ल्यूएस फॉर्मूला जो शॉक्ड वाला होता है उसको शुरुआत करनी इट से। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, ये तो याद कर लेना भाई, ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। He said what a place, ए ही एक्सक्लेम विद जॉय या सरप्राइज सेम वही है। दैट इट वॉज वेरी फाइन प्लेस वही सेम है, वेरी फाइन प्लेस या फिर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस भी कह सकते हो, ठीक है ना, सब कुछ सही है। ही सेड मैं डॉग इज डेड, माई डॉग इज डेड, ओह माई डॉग इज डेड, दुख की बात है तो एक्सक्लेम विद सोरो। दैट हिज डॉग वॉज डेड, क्योंकि माई है तो अकॉर्डिंग ही में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज होता है, वेरी इजी। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ एक दो एग्जाम्पल मैंने और लिए हैं, जैसे कि आपको दिख जाए ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो वो अपन को विश करा था, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। वो आपको कहेगी सी सेड थैंक यू, तो सी सेड थैंक्ड मी। फिर है ही सेड हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, जो भी, तो ही विश्ड मी है हैप्पी दिवाली, मतलब उसने मुझे विश किया। सिंपल सेंटेंस है जो ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना। ये था भाई सेशन, कैसा लगा? झंडे गाड़ दोगे ना, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ढंग से पढ़ के चले जाना। पीटीटी का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे बीएचटीसी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, नस नस चेक हो गई है। सुबह वाले मॉडल पेपर टेस्ट जरूर देते रहना, सारा मामला आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नई सेशन के साथ में, ओके।